हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले के वीडियोस में कवर किया है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस और भी जो टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस को हम टॉपिक वाइज लेकर के आ रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारा अगला वीडियो है ज्योग्राफी के ऊपर। प्रीलिम्स 2022 में ज्योग्राफी से कौन कौन से सवाल आए, उनका सोर्स क्या था और डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, विद आंसर की इस पर बात करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, पूछा गया आपसे, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन द, यानी उत्तरी गोलार्ध में, ये आपका अर्थ के, अगर ये जोइड अर्थ है तो इसका जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है इसमें सबसे लंबा दिन साल का किस महीने के पार्ट में, यानी किस महीने के पार्ट में देखने को मिलता है। फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई या सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई। अब देखिए क्या होता है कि जो लॉन्गेस्ट डे है वो 2021 का जो था वो 21 जून को था, बट ये डेट वेरी कर सकती है, 21 टू 22 टू 23, किसी भी 3 दिन में जून के महीने में ये लॉन्गेस्ट डे देखने को मिलता है। अब ये वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन था, ये हर बुक में आपको देखने को मिलेगा। और इस दिन को क्या बोलते हैं, समर सोलिस्टाइस या जून सोलिस्टाइस। इसी मंथ के कारण इसका नाम पड़ा है समर सोलिस्टाइस या जून सोलिस्टाइस, जो कि लॉन्गेस्ट डे होता है समर सीजन का। अब ये क्यों होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपको पता होगा कि जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। अब इसका ये इस चीज़ के कारण ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे एक पर्टिकुलर डेट में साल में सन की लाइट डायरेक्टली ओवरहेड करती है, और इसी के कारण लॉन्गेस्ट डे देखने को मिलता है फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ, सॉरी सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ, क्योंकि 21 जून कौन सा हुआ, सेकेंड हाफ हुआ ना, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून के अंदर। अब इसी का उल्टा भी होता है, आपसे लॉन्गेस्ट डे की बजाय शॉर्टेस्ट डे भी पूछा जा सकता था, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि साल का शॉर्टेस्ट डे कौन सा होता है, और जो वहाँ पे सन की लाइट है वो किस पर्टिकुलर लाइन पे, जो कि काल्पनिक रेखाएं हैं पृथ्वी के अंदर, वो देखने को मिलती है। अब ये इजीएस्ट क्वेश्चन था, कि आपको हर बुक में कवर्ड मिल जाएगा, इसके लिए आपको कोई अलग से सोर्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम। मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट। अगर आपने यूपीएससी के पिछले ईयर के क्वेश्चन किए होंगे तो सीएसई 2009 में एक क्वेश्चन आया था, इसमें ये दो स्टेटमेंट दिया गया था। पहला स्टेटमेंट था इंडिया डज नॉट हैव एनी डिपॉजिट ऑफ थोरियम, और दूसरा स्टेटमेंट था केरला के मोनाजाइट के जो सैंड्स हैं उसमें यूरेनियम मिलता है। अब इसका जो आंसर था इस क्वेश्चन का, वो तो नाइदर वन नॉर टू था, क्योंकि केरला के मोनाजाइट में यूरेनियम नहीं, एक सेकेंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि केरला, इसका जो आंसर था वो नाइदर वन नोर टू था, क्योंकि इंडिया के जो थोरियम की डिपॉजिट है वो भारत में देखने को मिलती है केरला के रीजन्स में, और इसके अलावा मोनाजाइट के सैंड में थोरियम देखने को मिलता है, ना कि यूरेनियम। अब आपको जस्ट ये अगर पता हो कि जो मोनाजाइट सैंड है वो भारत के एंटायर कोस्ट में ना मिलके केरला के कुछ पर्टिकुलर रीजन में मिलता है, तो यहाँ से आप वैसे भी आप समझ सकते थे कि ये बिल्कुल ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कोई भी मिनरल का एंटायर कोस्ट में मिलना पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ से 3 को एलिमिनेट कर देते और आपका आंसर बी हो जाता। जस्ट बाय नोइंग वन फैक्ट आप इस आंसर को निकाल ले जाते, और ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इन्होंने ही बता रखा है कि इंडिया, यहाँ पे अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि केरला के मोनाजाइट में यूरेनियम मिलता है। तो हालांकि ये तो गलत था, बट फिर भी इस क्वेश्चन का जिस्ट इसी क्वेश्चन से है, 2009 वाले क्वेश्चन से। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि ये न्यूज़ में भी उतना देखने को मिला नहीं, 1-2 आर्टिकल्स में द हिंदू में आया था। ये जो लीवेंट टर्म है वो किस एरिया को रेफर करते हैं? तो देखिए ये है हमारा मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के ऊपर एंटोलिया आपको दिख रहा होगा, और उसके ऊपर में है ब्लैक सी। अब ये वाला जो रीजन है मेडिटेरेनियन सी में, इसे बोलते हैं लीवेंट। तो इसका आंसर हो गया रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सोर्स, यानी जो मेडिटेरेनियन सोर्स हैं यानी किनारे हैं, उनके जो क्षेत्र हैं वो लीवेंट कहलाते हैं।
इस क्वेश्चन का सोर्स क्या था? अच्छा पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो लिवेंट है वो टर्म है ज्योग्राफी के अंदर जो कि रेफर करता है मिडल ईस्ट एरिया वाले को। इसमें कौन कौन से एरिया कवर होते हैं? जॉर्डन, पैलेस्टीन, इजराइल, सीरिया, लेबनान, ये सारे। अब देखिए ये क्वेश्चन का सोर्स तो द हिंदू ही है, बट ये इस तरह के टर्मिनोलॉजीज उतने ज़्यादा यूज़ होते नहीं हैं और बार बार ये न्यूज़पेपर में रिपीट भी नहीं हुआ था, तो ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, पीक दिए गए हैं और उसका माउंटेन को उससे मैच करना था। नामचा बरवा, गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, नोकरेक सिक्किम हिमालय। अगेन ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है वहाँ पे। अच्छा ये मैंने नहीं लगाया है स्नैपशॉट, बट आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या पूछा गया था। इसी टाइप से 3 मैच द कॉलम थे और पहले में ही लिखा गया था नोकरेक गारो हिल्स, और वो सही था क्योंकि नोकरेक जो है यहाँ पे आप देखिए, अगर आपने नोकरेक हिल्स पढ़ा होगा या नोकरेक पार्क भी है ना, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है आई थिंक, यस। तो ये देखिए मेघालय वाले रीजन में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो क्या ये सिक्किम का पार्ट है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, नोकरेक तो मेघालय में, वैसे भी आपने पढ़ा होगा नोकरेक मेघालय के अंदर है। तो यहाँ से ये सिक्किम हिमालय एलिमिनेट हो जाता है, और अगर आप 3 को एलिमिनेट करोगे तो यहाँ से सी और डी गया, बस आपके पास बचे हैं ए और बी। आपको ए को देखना था नामचा बरवा। अब नामचा बरवा आप ज्योग्राफी में कहाँ पढ़ते हो? ध्यान से याद करो। जब आप, ये मैं अरुणाचल प्रदेश का ये मैप बना दे रहा हूँ। अब इस वाले पोर्शन में यहाँ से उस साइड से आती है ब्रह्मपुत्रा रिवर, और नामचा बरवा के पास अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेती है। इस वजह से नामचा बरवा फेमस है। आपको एनसीईआरटी में भी ये मेंशन मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग नामचा बरवा गढ़वाल, क्योंकि गढ़वाल कौन सा पोर्शन हुआ? गढ़वाल तो उत्तराखंड वाला रीजन हुआ। तो यहाँ से फिर एक भी गलत हो जाता है और आपका आंसर B2 देखने को मिलता है, क्योंकि नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का पार्ट है। तो जस्ट बाय नोइंग द फैक्ट कि नामचा बरवा जो है वो किस वजह से फेमस था, तो ब्रह्मपुत्रा एक यू टर्न लेती है और ये अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, ना कि गढ़वाल हिमालय का। अदरवाइज ये चीज़ें आपको डायरेक्टली किसी बुक में नहीं मिलती हैं, आपको वहाँ से इन्फर ही करना पड़ता है मैप से। ओके यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसे। द सांगपो यानी जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो यू टर्न लेती है नामचा बरवा के पास और अरुणाचल प्रदेश में गोर्ज बनाती है और वहीं से एंटर करती है। नोकरेक नेशनल पार्क फेमस है रेड पांडा के लिए, जो कि मेघालय में है। तो नेशनल पार्क वाली सीरीज वाला क्वेश्चन ये इनडायरेक्टली आ गया। आगे पूछा गया है गांडीकोटा कैनियन के बारे में। गांडीकोटा कैनियन किस साउथ इंडियन रिवर? अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, बट बीबीसी ने इसे कवर किया था अपनी न्यूज़ में। पेन्नार रिवर, ओके, ये आंध्र प्रदेश में है और पेन्नार रिवर की वजह से ये चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट? यानी वेस्ट अफ्रीका की कौन सी जो लेक है, झील है, वो सूख चुकी है और एक डेजर्ट बन गई है, मरुभूमि बन गई है? लेक विक्टोरिया, लेक फिग्यूवाइन, लेक ओगुटा और लेक वोल्टा। देखिए ये क्वेश्चन अगेन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको देखने को नहीं मिलेगा। आई थिंक द हिंदू के किसी आर्टिकल में मैंने डिटेल में पढ़ा, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ था पोर्शन। बट अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करो, लेक विक्टोरिया तो हमें देखने को मिलता है अफ्रीका के अंदर, और अगर ये लेक सूख चुकी होती तो हम लोग डायरेक्ट इसे पढ़ते ही नहीं। और लेक वोल्टा, ये दो तो काफ़ी पॉपुलर थे, आप इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते थे जस्ट बाय गेसिंग कि ये दोनों सूखे नहीं होंगे, अदरवाइज आप इन्हें क्यों पढ़ते लेक वाले पोर्शन में। लेक फेग्यूवाइन और लेक ओगुटा में था, तो अगर आपने थोड़ा और पढ़ा होगा डिटेल में लेक ओगुटा के बारे भी, तो आप फिर वहाँ से लेक फेग्यूवाइन निकाल लेते। अदरवाइज आप यहाँ पे देखिए, अब ये थोड़ा सा आर्टिकल दिया हुआ था कि उन्होंने, एक पर्सन थे उनका नाम है ओसुमाने, वो फार्मर है, वो बता रहे थे कि जो एरिया वो पहले पानी से भरा रहता था, फिर वो पानी सूख गया और फिर सडनली जो ट्रीज़ हैं वो डिसअपियर होना शुरू हो गए और पीपल ने कल्टीवेशन जो है वो किसी और जगह शुरू कर दिया और फिर यहाँ से लोग अदर जगह पे शिफ्ट कर गए। Now next question, system of rice intensification of cultivation in which alternate wetting and drying of rice fields is practice result in? अगर राइस इंटेंसिफिकेशन टेक्निक, यानी इंटेंसिफिकेशन यानी जिससे पैदावार बढ़े चावल की, उस टेक्निक के अंदर जो है वो अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग टेक्निक का यूज होता है। अब इस तरह के सवाल आई थिंक 2020 में एग्रीकल्चर से काफ़ी ज़्यादा सवाल देखने को मिले थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से। उसी कड़ी में एक ही सवाल हालांकि इस बार पूछा गया है, रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन। और देखिए अगर आपने
अगर थोड़ी बहुत प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी देखी होगी तो वहाँ पे आपने ये समझा होगा कि कुछ जो स्कीम्स होते हैं या कुछ जो टेक्निक्स होते हैं वो जनरली पॉजिटिव पॉइंट्स वाले सही होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, इलेक्ट्रिसिटी बचाने की बात बोली जा रही है, मीथेन प्रोडक्शन कम होगा, सीड की रिक्वायरमेंट कम लगेगी, तो यहाँ से आप समझ सकते हो तीनों ही पॉजिटिव बातें हैं और ये तीनों ही यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। ये भी आपको जनरली तो टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, बट आई थिंक जो आपकी मेंस के लिए आती है एग्रीकल्चर वाली बुक, रेड बुक, वहाँ पे ये कवर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न क्रॉप में से विच वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक यानी मानवीय सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा जो अच्छा सोर्स है मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का? कॉटन, राइस, शुगर केन और वीट। अगेन आप यहाँ पे पढ़िए CSE 2010 का क्वेश्चन। ड्यू टू देयर एक्सटेंसिव राइस कल्टीवेशन सम रीजन में बी कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी अत्यधिक चावल उत्पादन के कारण कुछ रीजन्स में ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है। इसके क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं? एन एरोबिक कंडीशन एसोसिएटेड विथ राइस कल्टीवेशन कैन कॉज द एमिशन ऑफ मीथेन, यानी एन एरोबिक कंडीशन कभी कभी जब चावल में देखने को मिलता है तो वहाँ से मीथेन गैस का रिसाव होता है। सेकेंड स्टेटमेंट में ये था कि व्हेन नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर आर यूज नाइट्रस ऑक्साइड इज एमिटेड फ्रॉम कल्टिवेटेड सॉइल। जब नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं खेतों में तो वहाँ से नाइट्रस ऑक्साइड गैस भी निकल सकती है जो कि फर्दर ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देगी। तो ये देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ही हो गया। यहाँ से आप समझ गए होंगे राइस की ही बात की जा रही थी, क्योंकि राइस में ही मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करके, यहाँ पढ़िए ध्यान से, यहाँ पढ़िए, एमिशन ऑफ मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, इन दो वर्ड्स को मर्ज करके यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया CSE 2022 के अंदर। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लोग बोलते हैं कि UPSC के प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आते, अगर आते हैं तो एक दो, बट इस बार तो मैंने 7-8 सवाल देखे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिपीटेड। तो दो तो मैंने अभी आपको दिखा दिए और आगे की सीरीज़ में मैं आपको पूरा दिखा दूंगा कि कहाँ से सवाल रिपीट हुए हैं और खुद UPSC के ही सवाल हैं। जैसे आप तो यहाँ पर एग्री कर गए होंगे कि हाँ, यही इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे 2022 वाला ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था और ये बिल्कुल डायरेक्ट था। अगर आपने इस सवाल को करके गए होंगे, आपको अगर ये चीज़ें याद होंगी, और वैसे तो ये बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं, बट फिर भी अगर आप ये करके गए हो तो आप कॉन्फिडेंटली उसे मार्क कर दिए होंगे। अगेन एसिड रेन के बारे में पूछा गया है कि इन चारों में से किसकी अधिकता होने पर एसिड रेन देखने को मिलेगा। तो इसके पहले मैं आपको CDS 2022 का क्वेश्चन दिखाता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ एसिड रेन? आंसर था इसका डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट CSE 2013 का क्वेश्चन दिखाता हूँ। एसिड रेन किसके कारण देखने को मिलता है? तो अभी तो आपने पढ़ ही लिया ना, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स के कारण। तो यहाँ से फिर आंसर क्या बना? नाइट्रोजन वाला कौन सा आंसर? यस, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ से फिर आपका आंसर बनता है 2 और 4, राइट? सही है ना? ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स देखने को मिलते हैं, तो यानी 2 और 4 सही। ओजोन वैसे भी आप एलिमिनेट कर लेते क्योंकि ओजोन एसिड रेन को जन्म नहीं देगा, तो 2 और 3 एलिमिनेट हो जाता, बस आपके बचते B और C। फिर वहाँ से भी आप और कंफर्म हो जाते नाइट्रोजन। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और, मतलब एक जो मैंने यहाँ पे देखा, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है या डाइऑक्साइड है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ऑक्साइड हो या डाइऑक्साइड हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप इस क्वेश्चन के थ्रू सीख सकते हो कि डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन रेन, यानी कोई जरूरी नहीं नाइट्रोजन ऑक्साइड हो या डाइऑक्साइड हो, एसिड रेन के अंदर दोनों ही शामिल हो सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ कि आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, जब भी एसिड रेन की बात आएगी तो सल्फर और नाइट्रोजन, इन दो चीज़ों के ऑक्साइड की बात जरूर होगी। देख सकते हो आप, अगेन ये तीसरा रिपीटेड सवाल है और CDS में भी, वैसे तो ये भी नॉर्मल इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में ये भी आएगा, बट अगेन अगर आप इन सवालों को करके जाते हो तो आपको कॉन्फिडेंस वहाँ पे बूस्ट हो जाता है मार्क करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैपिंग से है। 5 देशों के नाम है और पूछा गया है कि अफगानिस्तान से बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं। अफगानिस्तान तालिबान की वजह से पूरे साल न्यूज़ में घिरा रहा, और इस कड़ी में अगर आपने मैप को देखा होगा ध्यान से तो यहाँ पे आपको उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये कंट्रीज़ थोड़े नाम कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। बट अगर आप यहाँ से अज़रबैजान, आपको कहीं पे भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आप सिर्फ अज़रबैजान को एलिमिनेट कर ले जाते हो यहाँ से, तो फिर आपका आंसर बनता है C 3, 4 और 5। ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये देख लीजिए आप।
ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 3 कंट्रीज जो है वो बॉर्डरिंग थे। ईरान ऑप्शन में नहीं था। यस, ईरान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पेयर दिए गए हैं और पूछा गया है कंट्री किस वजह से फेमस थे। अनाटोलिया टर्की, अम्हारा इथोपिया, कैबो डेलगाडो स्पेन और कैटालोनिया इटली। कैटालोनिया तो इटली में है, सॉरी कैटालोनिया इटली में तो है नहीं, स्पेन में है और ये काफ़ी फेमस भी है फुटबॉल क्लब के लिए। और कैबो डेलगाडो स्पेन में है क्या? नहीं, कैबो डेलगाडो आपको मिलेगा मोजाम्बिक में, मोजाम्बिक। तो यहाँ से 2 पेयर सही होता है। अगेन इस क्वेश्चन का सोर्स क्या है? तो ये चारों ही रीज़न किसी ना किसी वजह से न्यूज़ में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैंने ये लगा रखा है। अदरवाइज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंकाकू आइलैंड्स के, देखिए मैपिंग से काफ़ी ज़्यादा सवाल आए, आपको मैपिंग्स के हर हाल में प्रैक्टिस करनी है। अब यूपीएससी 2-3 साल पुराने वाले पैटर्न में आ चुकी है, पहले भी इस तरह के मैपिंग से 8-10 सवाल तक देखने को मिले हैं। सेंकाकू आइलैंड बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था जैपनीज़ क्लेम के बाद, कि जैपनीज़ ने जब क्लेम कर दिया कि सेंकाकू आइलैंड जापान को बिलोंग करता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, साउथ चाइना सी, क्या ये साउथ चाइना सी में? नहीं। और यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते थे, जनरली बिलीव लिखा गया, आर्टिफिशियल आइलैंड। ये आर्टिफिशियल आइलैंड तो है नहीं, ये तो नॉर्मल आइलैंड है। मेरी टाइम डिस्प्यूट में जापान और चाइना देखने को मिलते हैं, ईस्ट चाइना सी में है ये। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है आंसर इसका। और ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे कुछ लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिक्लेयर किया है नो मेंस लैंड। ओके, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट। अंकलोस के बारे में आपसे पूछा गया। अगर आपने डिटेल में ज्योग्राफी पढ़ रखी है तो वहाँ पे इसे आपने ज़रूर पढ़ा होगा, खास करके जब आप पढ़ते हैं मेरी टाइम, जो आपके कोस्टल एरियाज होते हैं उस टाइम पे आप ये पढ़ेंगे कि अंकलोस एक रूल बनाया गया था। उसके अंदर बोला गया था कि एक कोस्टल स्टेट के पास राइट होगा कि वो अपने टेरिटोरियल एरिया के 12 नॉटिकल मील्स तक बेस लाइन डिसाइड करेंगे अपने कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। दूसरा था सीप ऑफ ऑल स्टेट वेदर कोस्टल और लैंडलॉर्ड एंजॉय करते हैं राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज का, ये भी करेक्ट था। और तीसरा था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ 200 नॉटिकल मील तक घिरा होता है और ये बेस लाइन से माना जाता है। देखिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था थर्ड स्टेटमेंट के बारे में कि ये बेस लाइन से माना जाता है या नहीं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 1 सेकेंड देखता हूँ मैं अगर मैंने इसे लगाया है या नहीं, वो मैंने नहीं लगाया। बट अगेन आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैंने इसे लगा दिया, वहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा। हालांकि ये अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो फिर ये सही थे तीनों स्टेटमेंट, और इसका आंसर डी है। और ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आपने कन्वेंशनल सोर्सेज फॉलो किए हैं बुक्स वगैरह, तो ये स्टैटिक क्वेश्चन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न देशों के बारे में आपको विचार करना है और पूछा गया है कौन कौन से मेंबर हैं टर्की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्की के स्टेट्स के। तो ये उतना पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है नहीं और इसके मेंबर्स हैं अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, टर्की और उज्बेकिस्तान। यहाँ पे आप देखिए मैप में अजरबैजान, टर्की, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ओके, अच्छा इसके ऑप्शंस तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं। 1 सेकेंड, ये है ऑप्शन ना, हाँ ये है इसका ऑप्शन। अच्छा नहीं, ये तो किसी और क्वेश्चन का ऑप्शन है आई थिंक। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए अजरबैजान है और उज्बेकिस्तान भी है। ओके, और टर्की वगैरह तो आपको दिया नहीं गया ऑप्शन में और किर्गिस्तान भी नहीं है, तो आंसर इसका 2 और 5 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है बीडी इज अ लार्ज रेफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केनिया। सम पीपल who fled from South Sudan civil war live in बीडी। Some people who fled from civil war in Somalia live in Dadaab refugee complex in Kenya। देखिए सम पीपल वाली बात है, अब इसे आपको इंटेलिजेंट गेसिंग यहाँ पे लगानी पड़ेगी। अब कहीं भी किसी भी देश में कुछ भी लोग जा सकते हैं क्योंकि सम पीपल की बात कर रहा है, तो इस तरह के स्टेटमेंट जनरली सही देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको पता चल गया 2 और 3 सही है तो एक ही स्टेटमेंट बचता है। और यहाँ पे ये भी आपको पता होगा कि जनरली जब भी आपको गलत स्टेटमेंट चुनने के लिए बोला जाता है तो इस तरह के रीज़न वाले जो स्टेटमेंट होते हैं वही अधिकतर गलत देखने को मिलते हैं। अब ये बीडी फिर है किस देश में? युगांडा के अंदर है ये बीडी। ठीक है, युगांडा के अंदर है, ना कि केनिया के अंदर। तो 1 तो ऐसे भी चला जाता, फिर आपके आंसर बचते हैं C, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वेटलैंड के बारे में पूछा गया था।
अच्छा क्लाउड वाला क्वेश्चन इंक्लूड नहीं हुआ क्या? अच्छा वो उसकी मैं अलग से बना दूंगा फिर। निम्नलिखित पैर्स के बारे में आपको सोचना है। वेटलैंड दिए गए, होकेरा वेटलैंड पंजाब, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, रुद्रसागर त्रिपुरा, सस्टम कोट्टा तमिलनाडु। रुद्रसागर त्रिपुरा में है, ये सही है। रेणुका वेटलैंड क्या हिमाचल प्रदेश में है? यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए होकेरा, हाँ रेणुका हिमाचल में ही है, और होकेरा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, ना कि पंजाब में। और जो सस्टम कोटा है वो कहाँ पे है? केरला में। बाकी के दोनों सही है। ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है सबके लिए। इसका आंसर बनता है ओनली 2 पेयर, क्योंकि ऑप्शंस ही ऐसे दे रखे हैं, पहली बात। और दूसरी बात तो ये है कि वेटलैंड्स वगैरह पे इतनी डिटेलिंग, क्योंकि काफ़ी जितने भी वेटलैंड्स आपके वो सारे ही आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो अब इस तरह के फैक्चुअल चीज़ें भी पूछी जा रही हैं और काफ़ी क्वेश्चंस इस तरह से आए हैं, उसकी मैं अलग से बना दूंगा जो जो फैक्चुअल क्वेश्चन है और कहाँ कहाँ से आपको कवर करना है। तो अगेन इसका भी सोर्स करेंट अफेयर्स, बट आपको पूरी लिस्ट देखनी चाहिए थी। अगर आपने नहीं देखी तो ये फिर तो सबके लिए ही डिफ़िकल्ट था। यहाँ पे मैंने फुल लिस्ट की लिंक लगा रखी है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया था। CCO मेजर सोर्स है कोल स्टेटिक्स का, ये तो बिल्कुल सही ही होगा, मेजर सोर्स ही होगा जब अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है तो। मॉनिटर करता है प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव लिग्नाइट ब्लॉक, ये भी सही होगा। 1 2 यानी अच्छा कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ है, सिर्फ बी हुआ है। इट हियर एनी ऑब्जेक्शन एनी फ्रॉम गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू एक्वेशन ऑफ कोल बियरिंग, क्या कोल बियरिंग एरियाज के लिए कोई भी ऑब्जेक्शन ये सुन सकता है? और चौथा में बोला गया इट इंश्योर्स दैट कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल्स टू एंड यूजर्स इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, यानी कोल माइनिंग कंपनीज को इंश्योर करता है कि वो कोल को, ये तो बिल्कुल सही ही होना चाहिए, इंश्योर ही करेगा। तो 1 और 4 अगर आप सही देखो तो यहाँ से आपका आंसर बनता है 1 2 और 4 ऑप्शन डी। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि इसका आंसर 3 सही होना चाहिए, बट अगर आप लॉजिकली सोचो तो यहाँ पे क्या कोई भी ऑब्जेक्शन ये सुनेगा? ठीक है, अगर मान लिया सुन भी जाए तो फिर ये क्या इंश्योर नहीं करेगा कोल माइनिंग कंपनीज को कि वो सही टाइम पे कोल डिलीवर करें या नहीं, क्योंकि इसका काम ही ये तो अलग से ऑर्गेनाइजेशन ही बनाई गई है इस पर्पज़ के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर डी होगा, और फिर मैं सोर्सेज चेक भी कर लूँगा, अगर कोई गड़बड़ी मिलती है आप कॉमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए और मिल के फिर विचार करेंगे इस पर। ओके, सो थैंक यू।